नमस्कार छात्रों, आज आपके साथ जो चर्चा है भारत की 3 प्रमुख समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे। ये समस्याएं भारत में सामाजिक समस्याएं जो भारतीय विकास को रोक रही हैं, उसमें 3 प्रमुख हैं: जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता। ये तीनों जो हैं स्वतंत्रता के पूर्व से थी और निरंतर इनमें वृद्धि होती जा रही है। और ये जो हमारे जो प्रोग्रेस है, हमारी उन्नति है, विकास है, ये हमेशा उसमें बाधक है। चाहे वो सामाजिक विकास की बात हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो या राजनीतिक, ये 3 चीज़ें जो हैं भारतीय समाज को घुन की तरह खराब कर रही हैं। इस पे आज अपन को चर्चा करना है। जातिवाद, कास्टिज्म। भारतीय समाज की पहचान यहाँ की अनूठी जाति व्यवस्था से है। हमारे यहाँ जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जातियाँ हैं। फिर इनकी उपजातियाँ हैं और इन्हीं में ये चूंकि वर्ण व्यवस्था में था, लेकिन बाद में जो जन्म पे आधारित जाति पे आ गई, तो ये जाति और एक लंबे समय से चली आ रही है। इसने क्या करा, जातियों को 4 जाति ग्रुप में बांट दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उच्च में आ गए और शूद्र निम्न में आ गए। तो ये जो है जातिवाद कास्टिज्म से तात्पर्य है अपनी ही जाति के सदस्यों में एक भावना, मतलब जाति व्यक्ति को अपनी ही जाति के सदस्यों की एक भावना विकसित करती है, जिससे उसको वो व्यक्ति जो है अपनी ही जाति के हित देखने लगता है और दूसरी जाति के हितों की अवहेलना करने लगता है। जैसे मैं अपनी जाति के हित संवर्धन की बात करूं और दूसरी जाति का विरोध करूं, ये कहलाता है जातिवाद। के.एम. पन्नीकर कहते हैं, अपनी जाति के प्रति व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति निष्ठा का भाव या फीलिंग जो होती है अपनी जाति के प्रति निष्ठा की, वही जातिवाद है। अब जाति के कारक बहुत हैं। कारक कैसे हैं? अपनी ही जाति में विवाह, प्रचार संचार साधनों में वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, जजमानी प्रथा की समाप्ति, संस्कृतिकरण, राजनीति, जाति संगठनों का निर्माण। ये कुछ महत्वपूर्ण कारकों जो अध्ययन हुए हैं जातिवाद भारत में क्यों है, खत्म नहीं हो रहा, उसके पीछे उन्होंने बताया कि विवाह, अपनी ही जाति में विवाह के कारण वो अपनी जाति की निष्ठा के प्रति लोगों को करता है कि अगर सभी जातियों में विवाह होने लगे तो कुछ हद तक रोका जा सकता है। प्रचार संचार यातायात के साधन, हमारे यहाँ प्रचार प्रसार संचार साधनों ने जातियों को बहुत चुनाव के समय हर जाति के आधार पे होता है, वोट की राजनीति होती है, अपनी जाति ग्रुप को देखा जाता है। ये संचार साधन, यातायात के साधन, तो इसने जातियों को एकजुटता में ला दिया, तो जातिवाद और मजबूत हो गया। नगरीकरण के कारण नगरों में जातियों के, आप देखिए गांव में, किसी भी गांव में आपको किसी जाति के बोर्ड नहीं मिलेंगे, कार्यालय नहीं मिलेंगे, लेकिन आप शहर में आइए, ब्राह्मण समाज का बोर्ड, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, नामदेव समाज, आपके साहू समाज, सभी के एक बोर्ड लगे मिलते हैं। यानी नगरीकरण, नगरों में ये चीज है, तो ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है ना। औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण ने लोगों को संगठित करा। जजमानी प्रथा की समाप्ति, देखिए हमारे यहाँ जजमानी प्रथा होती थी, जो जिस जाति का होता था वो सेवा को करता था, उसकी सेवा के बदले में दूसरी जाति के लोग उससे मदद लेते थे। ये आपने खत्म कर दी, तो इसमें सब अपने अपने स्पेशलाइजेशन करने लगे। तो यहाँ पे जातिवाद की जो समाप्ति हुई है, उससे इन जातियों में भी असुरक्षा हुई थी, दूसरी जाति के लोग अपने आप को, उनके लोग कितने हमारे धंधे पे चोट की। तो ये एक है। संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा, संस्कृतिकरण, जातियों में उच्च जाति के निम्न जाति के लोग उच्च जाति के व्यवहार देख के उनके जैसा बनते हैं। तो संस्कृतिकरण के कारण जातियां लामबंद होने लगी। तो संस्कृतिकरण को भी कुछ लोगों ने कहा ये भी कास्टिज्म या जातिवाद को बढ़ाने में एक कारक के रूप में है। अब राजनीति तो हमारे हम देख रहे हैं, राजनीति में वोट उसी को मिलता है, टिकट उसी को मिलता है। जाति परिप्रेक्ष्य पे जिस जगह पे जो जाति होती है वहां पे वैसे लोगों को टिकट और उनको वहां पे प्रत्याशी बनाया जाता है। परिणाम, जातिवाद क्या है, पूरे प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक कंसेप्ट में अगर हम देखें, पूरे प्रजातंत्र के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। औद्योगिक विकास में हमारे बाधक है, नैतिक पतन है, राष्ट्रीयता में बाधक है, हमारी सामाजिक गतिशीलता में बाधक है। क्योंकि जातिवाद के कारण आए दिन जाति के झगड़े जो होते हैं वो समाज की गतिशीलता को रोकते हैं, समाज के विकास को रोकते हैं। इसका निराकरण आप पर कैसे हो, इसके लिए सबसे पहले जाति को समाप्त करना होगा। अंबेडकर ने जो कहा था ना
कि जाति जब तक नहीं होगी, जाति क्या विकास में बाधा है, जाति हमको स्वतंत्रता नहीं देती, जाति हमारी समानता का हनन करती है, तो जाति को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि जाति जब समाप्त होगी तो समानता आ जाएगी। उचित शिक्षा होनी चाहिए, जाति संगठनों पे रोक होना चाहिए, तो इन सब से क्या होगा कि जातिवाद हमारा रुकेगा। रेडोल्फ कहते हैं जाति जैसी परंपरागत संस्था, रेडोल्फ ने तो साफ कहा है, जाति जैसी परंपरागत संस्था ने भारत में अशिक्षित लोगों को राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि जाति के कारण ही वो लोग रुकते हैं, वो अपनी जाति को बढ़ाना चाहते हैं ना। और जब हम अपनी जाति के लिए निष्ठा दिखाते हैं, दूसरी जाति की फिर अवहेलना करते हैं, तो अपनी जाति की निष्ठा और दूसरी जाति की अवहेलना जब की जाती है तो वो नुकसान पहुंचाती है, ये कहलाता है जातिवाद। दूसरा है एक अपना एक और समस्या है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता की भावना। लुंडबर्ग कहते हैं एक भौगोलिक क्षेत्र के मानव व्यवहारों के बीच पाए जाने वाले संबंधों पर जोर देना ही क्षेत्रवाद है। मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी ने कहा था कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है। बोगार्ट्स कहते हैं क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक समग्रता निहित होती है, एक क्षेत्र के सांस्कृतिक लक्षणों में कुछ ना कुछ समानता होती है, जिसके लिए लोग उसकी वकालत करने लगते हैं। तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में क्षेत्रवाद के कारण ही बहुत समस्या है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भाषा हिंदी का दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होता है, दक्षिण भारतीय हिंदी भाषा को पसंद नहीं करते और आए दिन वहाँ इसके लिए झगड़ा होता है। क्षेत्रीयता के आधार पे साउथ में आपने देखा है कि नदी जो है, कृष्णा नदी के पानी के लिए कर्नाटक तमिलनाडु में आए दिन झगड़ा होता है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति हो रही है। गुजरात कह रहा है कि नर्मदा का जल हमको दो, मध्य प्रदेश कहता है हम क्यों दें। ये क्षेत्रीयता की भावना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लोग दूसरे क्षेत्र की अवहेलना करने लगते हैं। वो अपने क्षेत्र को तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के उसमें दूसरे क्षेत्र की अवहेलना करते हैं, ये क्षेत्रवाद कहलाता है। इससे क्या होता है कि हर कोई अपनी क्षेत्र की श्रेष्ठता बताना चाहता है कि हमारा ही क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। एक सीखा हुआ व्यवहार है। क्षेत्रीयता वास्तव में क्या, इसकी प्रकृति क्या है, अपने क्षेत्र को प्रतिष्ठित दिखाना, सीखा हुआ व्यवहार, अनेक मात्राएं इसमें होती हैं। ये उदारता से उग्रता की ओर बढ़ता है, इसमें नेगेटिविटी बढ़ती है, मनोभावों की संकीर्णता, मतलब हमारे मनोभाव बहुत संकीर्ण हो जाते हैं, ये कहलाता है क्षेत्रवाद। इसके कारक क्या हैं, भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषावाद। भौगोलिक रूप से लोग अपने क्षेत्र विशेष को एक भौगोलिक क्षेत्र में बांट लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों ने अपने क्षेत्र में बांट दिया, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश का पार्ट था 99 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, वो अपने क्षेत्र तक सिमट गया। इसी तरह से अन्य राज्य हैं, तो ये भौगोलिक रूप से। ऐतिहासिक, हर राज्य हर क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक से, मैं इतने साल पुराना हूँ, मेरी इतनी पुरानी विरासत है, उसको एक कारक हो जाता है क्षेत्रवाद का। राजनीतिक लोग बिहार के कहते हैं हमको इतना पैकेज मिले, महाराष्ट्र के कहते हैं हमको इतना पैकेज मिले, उत्तर भारत के लोग बोलते हैं। तो हर राज्य अपने अपने पैकेज की मांग करता है, राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार पे दबाव बनाता है और वो क्षेत्रीयता को या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक रूप है, साउथ इंडियन, दक्षिण भारत अपने आप की अपनी अलग संस्कृति, उत्तर भारत की अलग है, मध्य भारत की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग। तो सांस्कृतिकता के आधार पर क्षेत्रवाद फैलता है। भाषावाद, शुरू में चर्चा की मैंने, दक्षिण भारतीय हिंदी भाषा को पसंद नहीं करते, साउथ इंडियन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते दक्षिण भारतीय। और इस सब के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, क्षेत्रवाद के कारण देश में आए दिन संघर्ष होता है। मध्य महाराष्ट्र की तो राजनीति आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना का साफ कहना था हम उत्तर भारतीयों के आने यहाँ पर रहने नहीं देंगे, और आए दिन उत्तर भारतीयों को मारते थे। अब सरकार बदल गई है, जब वो नहीं थे उद्धव ठाकरे ही थे सीएम, तो तब वो करते थे। और शिवसेना, राज ठाकरे, इनकी राजनीति किसी से नहीं छुपी है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को भगाया जाता था, उनको परीक्षा, रेलवे को कई बार वहां से अलग करना पड़ा उत्तर भारतीयों को। तो ये देखिए संघर्ष, एक ही देश में अलग अलग संघर्ष, तनाव, पूरा देश क्षेत्रवाद के कारण तनाव की स्थिति में जीता है। राज्य और केंद्र के संबंधों में विकृति आ रही है। राज्य सरकार जहां उनकी सरकार नहीं होती है राज्य में, केंद्र में, या केंद्र की सरकार होती है राज्य में दूसरी, तो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। स्वार्थी नेतृत्व विकसित हो रहा है। लोग अपने लीडरशिप में स्वार्थ के कारण पूरे देश को भूल रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एकता, हमारी जो राष्ट्रीय एकता जो है उस पर चैलेंज हो रहा है, राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी जा रही है। तो ये कहलाता है आपका क्षेत्रवाद। अब इसके बाद एक और समस्या है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म।
सांप्रदायिकता वास्तव में क्या है, भारतीय राजनीति का दांव पेंच का एक बाय प्रोडक्ट है। अगर हम देखें, सांप्रदायिकता कम्युनिज्म भारतीय राजनीतिक दांव पेंच का एक बाय प्रोडक्ट है। सांप्रदायिकता में वे सभी भावनाएं, क्रियाकलाप आ जाते हैं जिसमें किसी धर्म, भाषा के आधार पर एक समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए और दूसरे को परेशान किया जाए। यानी अपने हित को देखने के लिए हम राष्ट्रीयता से ऊपर प्राथमिकता देने लगे। स्मिथ कहते हैं, एक सांप्रदायिक व्यक्ति वह है जो प्रत्येक धार्मिक या भाषाई समूह की एक ऐसी पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई मानता है जिससे उसके हित अन्य समूह से पृथक हो जाते हैं। रैंडम ऑफ डिक्शनरी कहती है, सांप्रदायिकता अपने ही जाति समूह के प्रति ना कि समग्र समाज, अपने ही जाति समूह ना कि समग्र समाज के प्रति निष्ठा के भाव। मतलब हम अपने ही जाति समूह के प्रति निष्ठा रखते हैं, दूसरे जातियों के प्रति नहीं। कृष्णदत्त भट्ट ने कहा कि मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत ही सबसे अच्छा है। यही सांप्रदायिकता है। जब हम इस टाइप की बात करें, मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार, तो यह सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता का जन्म कैसा हुआ? सांप्रदायिकता का जन्म भारत में अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने यहाँ फूट डालो राज करो की नीति करी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उन्होंने भारत में लोगों को भड़काना शुरू करा। अब्दुल मजीद की पुस्तक है कम्युनिज्म इन इंडिया, इट्स ओरिजिन एंड ग्रोथ में बहुत विस्तार से दिया है कि अंग्रेजों ने, उसमें कई प्रमाणित उन्होंने बातें की है कि अंग्रेजों ने ही भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव कराया। और 1906 में मुस्लिम लीग बनाई। अशोक मेहता, के.बी. कृष्णा ने भी इसको सिद्ध किया कि अंग्रेज ही भारत में सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार है। अब सांप्रदायिकता के लिए आपने अगर देखें इतिहास, तो इतने ज्यादा दंगे हुए हैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान हुआ था तो हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था, लाखों लाशें बिछ गई थी। 1952 में जबलपुर में अंजू भार्गव कांड हुआ था, उसमें वो बहुत बड़ा दंगा हुआ था। 1984 का सिख दिल्ली में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी सिखों ने, तब जो सिख हत्याकांड हुआ था उसमें भी हजारों मारे गए बेगुनाह। कम से कम 15 दिन तक कर्फ्यू वगैरह, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद हो गई। 2002 में गोधरा कांड, गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के 4 बोगियां जला दी बंद करके। 2006 का मालेगांव बम विस्फोट, ये कुछ सांप्रदायिकता के आधार पर हुए दंगे हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत पीछे ले गया। विशेषता क्या है सांप्रदायिकता की? ये धार्मिक समूह से संबंधित है। सांप्रदायिकता रिलीजियस ग्रुप से संबंधित होती है। इसमें निज स्वयं की श्रेष्ठता की भावना होती है। लोग अपने ही धर्म को, अपने पंथ को, अपने धर्म को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाते हैं और दूसरे की उपेक्षा करते हैं। अलगाव होता है उनके प्रति, अनुकूलन का अभाव, हम दूसरे धर्म के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, अनुकूलन नहीं कर पाते। धार्मिक कट्टरता, ये खास विशेषताएं सांप्रदायिकता की। तो आज छात्रों पढ़ने इसमें जातिवाद, कास्टिज्म, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म और सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, इन 3 चीजों को पढ़ा। इन 3 चीजों से एक विद्यार्थी, समाजशास्त्र के विद्यार्थी को इनकी जानकारी होना चाहिए और प्रयास करें हम कि ना हम जातिवाद में फंसे, ना क्षेत्रवाद में फंसे, ना ही सांप्रदायिकता की घिनौनी राजनीति में फंसे। क्योंकि देश के विकास के लिए हमको जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता, इन तीनों से ही अलग होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए विषय पे अपन बात करेंगे। अभी आप इसमें ही बात करिए और कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे तत्काल पूछ सकते हैं, आप इसमें मुझसे संपर्क कर सकते हैं।